नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार बिट्टू अपने YouTube चैनल बीपीएससी प्लेटफॉर्म जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग ऋग्वेदकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल थे और प्रत्येक मंडल अलग अलग विद्वानों के द्वारा रचित किया गया था, रचना किया गया था। 2 से 7 मंडल पुराने थे, जबकि अन्य मंडल बाद में जोड़े गए थे। दूसरे मंडल की रचना गुप्त समर्थ ने किया था, जबकि तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने किया था। इस तीसरे मंडल से ही गायत्री मंत्र का हमें उल्लेख मिलता है, जो सूर्य की देवी सावित्री को समर्पित है। चौथे मंडल को वामदेव ने लिखा है, 5वें मंडल को अंत्य ने लिखा, 6ठे मंडल को भारद्वाज ने लिखा, 7वें मंडल को वशिष्ठ ने लिखा, 8वें मंडल को लोपामुद्रा ने लिखा, 9वां मंडल सोम के देवता को समर्पित है और 10वें मंडल, इसी 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का हमें उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में गंगा का ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख हुआ है, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, जबकि सरस्वती को इस काल में सबसे पवित्र नदी माना जाता था। इस काल का प्रमुख पर्वत मुंजवत था। धन में मरुभूमि के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द था। इस समय में समाज जो था वह कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। समाज के राजनीतिक व्यवस्था को अगर देखें तो राजा के लिए इस समय में सम्राट, जनस, गोप्ता और राजन शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद काल के प्रमुख राजनीतिक संस्था को अगर देखें तो प्रमुख राजनीतिक संस्था जो था वह था राष्ट्र, जन, विश्व और ग्राम। राष्ट्र, जन, विश्व और ग्राम। ऋग्वेद काल में सभा, समिति, गण और विदत प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थी। युद्ध में और भेंट में जो लूट प्राप्त होती थी उसे विदत और गज में बांटा जाता था, वितरित किया जाता था। सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया। इस काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, परंतु राजा का जो पद था वह वंशानुगत नहीं था। राजा को चुने जाने का उल्लेख भी हमें प्राप्त होती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद काल में नियमित सेना नहीं थी। युद्ध के समय जो सेना को एकत्र किया जाता था उसे ब्रात, गण और सर्ध कहा जाता था। इस काल में नियमित कर व्यवस्था भी नहीं थी। लोग अपने खुशी से संपत्ति का जो हिस्सा राजा को देता था उसे बलि कहा जाता था। ऋग्वेद काल के प्रशासन को देखें तो प्रशासन बहुत विस्तृत नहीं था। सीमित संसाधन होने की वजह से प्रशासन का आकार भी छोटा था। पुरोहित राजा का प्रमुख सहायता करने वाला परामर्शदाता था। सेनानी सेना का देखभाल देखता था, जबकि ग्रामनी ग्राम का प्रधान होता था। भागदूत कर संग्रहकारी अधिकारी होता था। विस्पति विषय का प्रधान होता था। प्रजापति ब्राजपति चारागाह का अधिकारी होता था। महिषी राजा का पत्नी होता था, पत्नी को कहा जाता था। सूत राजा के सारथी को कहा जाता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहा जाता था। स्पर्श गुप्तचर को कहा जाता है। ये स्पर्श गुप्तचर को कहा जाता है। ये बार-बार प्रश्न में पूछा जाता है कि ऋग्वेद काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता है, तो स्पर्श कहा जाता है। उसके बाद अगर देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था के उपरांत सामाजिक व्यवस्था, तो समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी वह परिवार थी। कई परिवार को मिला करके ग्राम का निर्माण होता था।
और कई ग्राम को मिलाकर के विष का और कई विष को मिलाकर के जल का निर्माण होता था। परिवार, ऋग्वैदिक परिवार में स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार प्राप्त था। इस समय में पुत्री को पुत्र के समान शिक्षा का प्राप्त करने, यज्ञ करने, उपनयन करने का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद काल में 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग किया जाता था। नीमी, जो कमर से नीचे पहना जाता था। वास, जो कमर से ऊपर पहना जाता था। अधिवास, चादर के जैसा ओढ़ा जाता था। इस प्रकार 3 प्रकार के वस्त्र थे। इस समय में सूती वस्त्र को अधिक पसंद किया जाता था, लेकिन रेशमी वस्त्र भी प्रचलन में थे। ऋग्वेद काल में महिलाओं को विवाह में नियोग प्रथा, विधवा विवाह, बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा और अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। ऋग्वेद काल में बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और अस्पृश्यता का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद कालीन समाज के लोग अपने मनोरंजन के लिए रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना, जुआ खेलना, मुर्गे को लड़ाना जैसे कार्य करते थे अपने मनोरंजन के लिए। ऋग्वेद काल में अर्थव्यवस्था बहुत विस्तृत तो नहीं था, क्योंकि अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित होता था। साथ में पशुपालन यहाँ की प्रमुख व्यवसाय थी। जौ खेती के रूप में जौ का उत्पादन किया जाता था। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था बहुत विस्तृत नहीं थी। जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार काफी विकसित अवस्था में थी, लेकिन उस प्रकार की व्यवस्था ऋग्वेद काल में नहीं थी। ऋग्वेद कालीन व्यवस्था जो था वह ग्रामीण व्यवस्था थी, जबकि सिंधु सभ्यता की व्यवस्था जो था शहरी व्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था के बाद धार्मिक व्यवस्था पर अगर चलते हैं तो धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत ऋग्वेद काल में ऋग्वेद में यास के द्वारा 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद काल के देवताओं को 3 भागों में बांटा गया था। अंतरिक्ष का देवता, आकाश का देवता और पृथ्वी का देवता। अगर अंतरिक्ष के देवता के रूप में देखें तो इसमें आपको इंद्र, रुद्र, मरुत, वात, प्रजन, प्रजापति का नाम आता है। जबकि आकाश के देवता के रूप में पूषण, अश्विन, वरुण, मित्र का नाम आता है। पृथ्वी का देवता देखें तो पृथ्वी के देवता के रूप में पृथ्वी, सोम, बृहस्पति आदि का नाम आता है, अग्नि आदि का नाम आता है। ऋग्वेद काल में मंदिर और मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। इस समय में धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ के द्वारा पूजा किया जाता था, जिसका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति न होकर के भौतिक सुख की प्राप्ति अधिक रहता था। भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए ही इस समय में पूजा पाठ किया जाता था। इंद्र इस समय का ऋग्वेद काल का काफी शक्तिशाली देवता था। इसे बादल, वर्षा और पुरंदर अर्थात पुर को नाश करने वाला देवता के रूप में याद किया जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो ऋग्वेद काल का यह दूसरा वीडियो है। तीसरे वीडियो में उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे। उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था जो है वह 10 से 600 ईस्वी के बीच में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस समय में स्त्रियों की स्थिति भी कई बहुत खराब हो गई थी। लोहे के आविष्कार की वजह से अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ था, काफी विकास हुआ था। इन सारी चीज की चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।